हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आज आप लोगों का जो सामाजिक अध्ययन हो जाता है, तो इसमें हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, तो ये क्या होता है, इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो क्या होता है, तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए भाई, फटाफट से स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। और इसमें आप लोगों को पता है कि ये 50 नंबर का पेपर हो जाता है। कितने नंबर का हो जाता है? तो 50 नंबर, यानी कि 50 नंबर्स का पेपर हो जाता है। और इसमें लाने कितने रहते हैं? तो कम से कम आपको 25 नंबर्स लाने ही लाने रहते हैं। अगर एक भी नंबर कम रहता है, जैसे मान लीजिए आपके 24 नंबर्स आ गए, तो आप क्या है, आपकी लग जाती है बैक। और ये आप लोगों को है अच्छे से पता, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में हैं। ठीक है। और टाइम आपका क्या रहेगा? 2 घंटा आपको मिलता है और ये 50 नंबर का हो जाता है। और एक क्वेश्चन, यानी जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है ना। और जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो 2 नंबर के रहते हैं। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें नंबर आपको कितने प्रोवाइड होते हैं? तो नंबर 50, यानी 50 नंबर्स का होता है। और सेफ जोन में रहने के लिए आपको 25 नंबर्स लाने रहते हैं। ठीक है। तो भाई फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। और इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, या 1813 ईस्वी में? कब हुआ? यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ। जो बा ऑप्शन है आपका वो राइट है। तुझके बाबरी की भाषा कैसी है? तो उर्दू है, या हिंदी है, या फारसी है, या तुर्की है? तो तुझके बाबरी की जो भाषा हो जाती है, वो हो जाती है आपकी तुर्की, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। किसके काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ? तो बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। कब हुआ चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास? तो जहांगीर के शासनकाल में हो जाता है, जो सा ऑप्शन में दिए हुए हैं। और अगला क्वेश्चन ये आपका हो जाता है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। किसने शुरू की? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की, वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की, सर जॉन शोर ने शुरू की। किसने शुरू की? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सही हो जाता है। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे कौन? टोडरमल, या मुल्ला दो प्याजा, या अब्दुल रहीम खान खाना, या तानसेन? क्या कह रहे हैं? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। कौन थे? तो तानसेन हो जाते हैं। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया, बाबर ने कराया, हुमायूं ने कराया, औरंगजेब ने कराया। किसने कराया? 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया। ऑप्शन में जो आपका दिए हुए हैं अकबर, ये आपका राइट है। और इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1760 में हुई थी, 1764 में हुई थी, 1762 में हुई थी, या 1765 में हुई थी? कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो हो जाती है, वो 1765 हो जाती है। नकदी फसल है, गन्ना, गेहूँ, चाय, दालें क्या हो जाती हैं? नकदी फसल में क्या आता है? तो नकदी फसल में गन्ना आता है। और जूट भी होता है, ये भी नकदी फसल में है। कॉफ़ी भी नकदी फसल में है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिए हैं, गन्ना। तो गन्ना आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए फटाफट से हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और आपके हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ टाइप, यानी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो भाई फटाफट से लाइक कर दें जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या तमिलनाडु में? कहाँ हो जाएगा नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र?
जी हाँ, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं तो लोहा आता है, तांबा आता है, सोना आता है, उपर्युक्त सभी। तो धात्विक में देखिए क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा, हाँ जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो लोहा भी आता है, तांबा भी आता है, सोना भी आता है। तो इस तरह से सभी हो जाएंगे। संचार का साधन नहीं है, जो नहीं है वो सही होगा। तो कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो संचार का साधन नहीं है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर और इंटरनेट, ईमेल। तो यहाँ पे आप समझिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, और क्या है, और आपका इंटरनेट है और ईमेल है। तो ये सभी कट जाएंगे, यहाँ पे जो नहीं है वही सही होगा, हेलीकॉप्टर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहे हैं, है ना। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, तो अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है महान विक्टोरिया मरुस्थल, जी हाँ, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। द ऑप्शन में है जो ऑस्ट्रेलिया, वो आपका राइट हो जाएगा, द ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं 14, 2, 15, 12, यानी 14, 2, 15, 12 कितने हो जाते हैं। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका 12 जो द ऑप्शन है वो आपका राइट है। और राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कह लें या अध्यक्ष, है ना, पदेन सभापति या अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें आपका आंसर उपराष्ट्रपति रहेगा, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन आपका राइट है। और वस्तुनिष्ठ टाइप में लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो भारत में शासन का प्रमुख होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, कौन होते हैं भारत में शासन का मुख्य कौन है, तो राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है वो हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए फटाफट से जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो ये भी आपके 15 ही होते हैं। कितने होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं और नंबर्स 15 ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। तो बहुत ध्यान से अगर आप लोगों ने अति लघु उत्तरीय टाइप और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए तो इसमें क्या होता है, नंबर अच्छे मिलने की संभावनाएं रहती हैं। वरना क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। ऐसे तो तुक्का लगा के भी कुछ क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, है ना। और इसमें भी आप लोगों के जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें भी इसी तरह से आप कर सकते हो, कुछ सही हो गए कुछ गलत हो गए। लेकिन वो कॉपी जब चेक की जाती है तो पहचान ली जाती है कि किसने लिखी है, यानी इनकी तैयारी नहीं हो रखी थी, इन्होंने तुक्के से किया। और कुछ कॉपियाँ ऐसी होती हैं यानी फर्स्ट इम्प्रेशन ही क्या कर देता है कि भाई ये बंदा कुछ है, तो आपको बस वैसे ही बनना है कि ये बंदा तो भाई कुछ है। चलिए भाई टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डेट की। तो डेट हो जाती है 1527, ठीक है। कब हुई थी, तो 1527 में। और क्या पूछ रहे हैं, किसके किसके बीच हुआ, तो खानवा का जो युद्ध हो जाता है वो हो जाता है बाबर, किनके किनके बीच में, तो बाबर हो जाते हैं। और कौन हो जाते हैं, राणा सांगा। राणा सांगा भी कहीं पे लिखा मिलेगा, राजा सांगा भी मिल जाएगा आपको। राणा सांगा जो हो जाते हैं वो कौन है, तो खानवा का युद्ध इन लोगों के मध्य हुआ। कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक देखिए 1600 कब हुआ था, तो 1674 यानी 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ, रायगढ़ है यहाँ पे, रायपुर हो जाता है कभी कभी, रायगढ़, ठीक है ना। तो रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। और उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी।
तो 1857 की क्रांति जो हो जाती है वो बहादुर शाह ज़फ़र के समय में हुई थी। और इस क्रांति के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि अंग्रेज़ हम कितना सबको परेशान कर रहे थे कि हमारे ही घर में रहकर और हम ही पे शासन कर रहे थे और यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो सब इतना परेशान हो गए कि हमारी ही चीज़ और उस पर हक तुम्हारा, तो वो वाली बात हो जाती है। तो फिर ये क्रांति छिड़ गई थी और हालांकि ये क्रांति असफल रही। क्यों? क्योंकि इसमें बिना योजना के ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी। एक डेट दी गई थी लेकिन डेट से पहले ही क्रांति स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है तो क्या करता है, तो फिर वो खामोश नहीं रहता है जब तक उसको उसमें बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। हर मनुष्य में यही है, हर इंसान में यही चीज़ हो जाती है कि बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्षमता हो जाती है ख़त्म। तो यही चीज़ हुई जब अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। तो क्या भारतीयों ने क्या क्या आंदोलन छेड़ दिया। वो बात अलग थी, उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, उनके पास कोई योजना नहीं थी, कोई नेता नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये उन लोगों ने ये सोचा या तो मर जाएंगे या तो मार डालेंगे, दो में से एक ही काम होगा। अगर मर गए तो यहाँ से तो आज़ादी मिल जाएगी ना, इन लोगों की गुलाम बनने से तो अच्छा है आज़ाद हो जाएंगे, और अगर जीत गए तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और हम लोग सुकून से रहने लगेंगे। यही तो है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी, तो बहादुर शाह ज़फ़र हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखिए। तो दो कारण क्या हो जाते हैं, देखिए इसमें हम लोग अगर बात करें तो फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में व्यापार कर और पूंजी इकट्ठा कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था, यही था ना। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, लेकिन यहाँ के राजनीतिक संयंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया और फ्रांसीसियों ने सूरत और मुसलीपट्टम में व्यापारी केंद्र स्थापित किए और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज स्थापित करना चाहा। अब परिणाम क्या निकला, परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य क्या हो गया, संघर्ष छिड़ गया। ठीक है। और बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की, तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जो हो जाती है शुरू किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं शुरुआत करने वाले। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो ये क्वेश्चन देखिए दो तरह से आ जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व में, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का आंसर अलग है, तो थोड़ा ध्यान से वर्क कीजिएगा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हो जाते हैं वो MS स्वामीनाथन हो जाते हैं, और विश्व में तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाते हैं। स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम लिखिए। तो स्थल मार्ग के दो साधन हो जाते हैं भाई रेल, बस, बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो रेल, बस दो पूछा तो ये लिख दें, वरना और भी बहुत सी भाई 2 व्हीलर्स हो जाती हैं, जीप हो जाती है, कार हो जाती है, ये सब क्या है, स्थल मार्ग पर चलने वाले यातायात के साधन हो जाएंगे। और यानी सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, तो सौर ऊर्जा यानी सूरज की ऊर्जा है ना। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है, तो सूर्य हो जाता है। क्या हो जाता है, जो स्रोत है वो सूर्य है, और ये हमें मुफ्त में ऊर्जा देता है, इसके लिए हमसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है ना। वरना आज की दुनिया में तो कुछ भी हो तो हर चीज़ का तो चार्ज पड़ता है, लेकिन जो हमें प्रकृति उपहार स्वरूप देती है तो उसके लिए हमसे कुछ भी नहीं लेती है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य हो जाता है, और ये संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। और इसका प्रयोग विशेषकर गाँव में खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसलों के सुखाने, इन सभी में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं। तो मजबूती के आधार पर देखिए लौह धातु के जो प्रकार हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, मैग्नेटाइट हो जाता है, हेमेटाइट हो जाता है, लिमोनाइट हो जाता है, सिडेराइट हो जाता है। इन रूपों में क्या होता है, पाया जाता है लौह धातु। और अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस प्रकार यानी सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा जो मरुस्थल हो जाता है वो कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में। कहाँ स्थित है,
तो अफ्रीका में स्थित है। तो इस तरह से देखिए कुछ क्वेश्चन शेष रह रहे हैं, बाकी तो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो भाई आप लोग लाइक कर दें और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और आप लोग ना लाइव क्लासेस से ज़रूर जुड़ा कीजिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ही बेनिफिट होते हैं। जैसे कोई डाउट्स होते हैं तो उनको वहीं पे आप लोग क्लियर कर लेते हैं, और इसमें क्या होता है, जब आप कमेंट करेंगे उसके बाद हम आपको आंसर देते हैं। लेकिन लाइव में आप हैंड टू हैंड आपके क्वेश्चंस आते हैं और हमारे आंसर आपको मिल जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। तो हमने आपको एक बताया था कि आयात और निर्यात। आयात क्या होता है, चीज़ों को मंगवाना। निर्यात क्या होता है, चीज़ों को भेजना। तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, कभी आयात पूछ लेते हैं, कभी निर्यात पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यही नहीं पता चलता कि भेजने वाली चीज़ को आयात बोलते हैं या मंगाने वाली चीज़ को आयात। कुछ चीज़ें हैं जिसमें बड़ी ही कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, आयात, निर्यात, इन चीज़ों में हो जाता है थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा। और भी कई चीज़ें हैं, देखिए हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी जब क्लास चलेंगी लाइव में, और वो भी आपकी बोर्ड पे क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और ये मैं बहुत छोटी सी क्लास ले रही हूँ और आप तक भाई खबर भी पहुँचा रही हूँ कि आप लोग तैयार हो जाएं लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। जहाँ पर आपके पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, प्लस आपकी जो राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ वो भी कंप्लीट कराई जाएगी, क्योंकि कुछ सीरीज़ तो कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की रह गई हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भाई आप लोग ज़रूर जुड़े, और बड़ी ही सरल भाषा में चीज़ों को आपको बताया जाता है, क्योंकि ऐसे तो आपके पास भी बहुत सारा कलेक्शन है, आप कलेक्शन से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब सरल भाषा में चीज़ें बताई जाती हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में छप जाती हैं और वो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची के विषय में जो हो जाती है वो केंद्र एवं राज्य दोनों हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, केंद्र एवं राज्य, ठीक है ना। तो ये दोनों हो जाएंगी। और उसके बाद आपका रहेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे हल्का सा कर देते हैं जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया है ना। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, और उसकी जगह पर क्या होता है, नए सदस्य चुनकर आते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे स्थायी, क्या कहते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग ही नहीं होती है। हर 2 साल के बाद नया सदस्य आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर हर 2 साल के बाद, इस तरह से क्या होता है, कभी भंग ही नहीं होती है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद, मैं इसको इरेज करती हूँ उसके बाद लिखती हूँ, भारतीय संसद जो है हो जाती है वो लोकसभा, किससे, तो लोकसभा हो जाएगी। और यहाँ पे आपका थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे नहीं सही आती है इसमें, जब बोर्ड पे हम लोग चीज़ों को समझेंगे तो थोड़ा राइटिंग सही रहती है ना, थोड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग मैनेज कर ले भाई। लोकसभा और आपका हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तथा राष्ट्रपति। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हम जितना बोल लें उतना कम है। राष्ट्रपति, जैसा कहानी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो यही सब क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर लिए जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर क्या बनती है, तो संसद बनती है। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का मतलब जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, और ये हम लोग दूसरे क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, और अगर हम डेट की बात करें तो 1 अप्रैल, है ना। तो 1951 में शुरू हुई। और ये जो योजनाएं हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये सभी योजनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी मैं एक सारणी बनवा दूंगी। तो किसमें क्या हुआ कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरे टाइम तक चली, कि भाई पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना, लेकिन ज़रूरी नहीं रहा कि 5 वर्ष तक वो योजना चली हो, हर योजना नहीं चली। तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरे टाइम तक चली, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरे टाइम तक नहीं चली, अवकाश कौन से ईयर में रहा, ये सभी चीज़ों पर, ठीक है ना। और जो आपके ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, इन पर भी डिस्कस करेंगे। आप लोग भाई कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ना। तो आप लोग भाई जुड़े रहें और लाइव सेशन से जुड़ने की कोशिश ज़रूर किया करें, क्योंकि वो तो टाइम के अकॉर्डिंग ही रहेगी, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को क्या है, सूचना दे दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।